जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्लोइंग माइंड्स। आज हमारे बीच अम्बर एंड असफर जो दो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका की बोर्ड्स में काफी बहुत ज्यादा एक अच्छा रिजल्ट रहा है, तो मैं आप सभी को उनसे मिलाना चाहूंगा। इस पॉडकास्ट में, इस छोटे से इंटरव्यू में हम देखेंगे कि इन बच्चों की क्या स्ट्रेटेजी रही थी, क्या अप्रोच रही थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनने फेस करी इस जर्नी में, और कैसे इनने कितना अच्छा स्कोर अचीव किया। क्योंकि कोई कहीं ना कहीं जो 12th का स्कोर होता है वो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्कोर ही नहीं, इस पूरी जर्नी में जो आप सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या लाइफ में किसी भी फील्ड में आपको आगे जाना है तो आपको हेल्प जरूर करता है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा अंबर से। तो अंबर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा बच्चों को। हेलो गाइस, मेरा नाम अंबर है। मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट जोसेफ अकेडमी से करी है। मैंने जस्ट अभी 12th कंप्लीट किया है एंड ग्लूमिंग माइंड्स से मेरी कोचिंग। ठीक है, असमत आप बताइए। जी हेलो, मेरा नाम अशरफ है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीबीएसई बेस्ड स्टूडेंट है और मेरी 12th में 92% आई है एंड मैं भी देहरादून से ही था। अंबर, आपने कितना स्कोर किया इस बार? इस बार मेरा स्कोर 96.25% था सर। ओके। और ये जो आपका पूरा का पूरा जो जर्नी रहा है साल भर का, अगर मैं आपको इसको बोलूं कि आप मुझे 2 मिनट में डिस्क्राइब करें, यानी क्या क्या डिफिकल्टीज, पहले हम बात करते हैं डिफिकल्टीज, क्योंकि हर एक बच्चा जो अभी 12th में गया है वो बेसिकली बहुत सारी डिफिकल्टी फेस कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द 12th क्लास, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं आप लोगों के लिए। तो इस समय आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चैलेंजेस जब आप नए नए 12th में आए थे तो आपने फेस करे, और किस तरीके से ग्लोइंग माइंड्स ने आपकी मदद करी उन बिगिनिंग में जो चैलेंजेस आ रहे थे उनको सॉल्व करने की? सो ये तो सबने ही सुना होगा कि 12th बहुत ही ऊपर लेवल की क्लास होती है, लाइक बहुत ही हेक्टिक क्लास है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, बोर्ड्स है। बट इन सबको अगर हम साइड रखें तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 12th के रिलेटेड बहुत ही अच्छे से गया है। लाइक जब इनिशियली मैं 12th में आया था तो ऑब्वियसली फेयर तो रहता ही है, बट फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगा और लाइक आराम से सब हुआ। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास 12th में आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है, जैसे कि हम बच्चों से पूछते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, तो जनरल आंसर जो मेरे को एक्सपेक्ट है कि बच्चा बोलेगा फिजिक्स। बट अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको तीनों में से जो सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट लगा इन क्लास 12 वो क्या था? सो 10th तक तो मेरे को फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगती थी सर। बट जब से मैं 11th से आई एम इन ग्लूमिंग फ्रॉम 11th। ओके ओके, यू जॉइन द ग्लोइंग माइंड्स फ्रॉम 11th। यस। ओके, तो तब से तो फिजिक्स मेरे को बहुत मतलब इजी लगने लग गई थी, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स एंड फैकल्टीज हैं हाँ। बहुत ही उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इजी है ना पढ़ाते हैं। तो जो सब्जेक्ट मुझे 12th में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था वो बेसिकली सर मैथ्स ही था। मैथ्स ही था। ओके। मैथ्स में थोड़ा एक्चुअली अगर एक्चुअली मैं बात करूं फिजिक्स से जो सब्जेक्ट, तो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में जैसे इनने बोला, इनने अपनी फाउंडेशन को 11th से ही स्ट्रांग किया। अगर मैं बात करूं फिजिक्स के क्लास 12 के शुरू के चैप्टर्स, जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डील करता है, चलिए वन। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि क्लास 12 में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज रहा, यानी कि वो कौन सा फेज था जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, कौन सा सब्जेक्ट था, और उस सब्जेक्ट को आपने कैसे टैकल आउट किया, इस बारे में आप क्या बताएं? तो सर 10th तक तो मुझे यही लगता था कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। बट जब से मैं यहाँ आया मेरे माइंड में 11th से फिजिक्स मतलब एक होता है पीस ऑफ केक टाइप का, वैसा लगने लग गया था। बहुत ही इजी, यहाँ की फैकल्टी जिस टाइप से पढ़ाते थे, सपोर्ट मोटिवेट करते थे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के थ्रू बहुत ही मतलब सही तरीके से। हाँ, जैसे कि आपने फिजिक्स को ही सामने रखा, तो मैं आपसे बात करूंगा चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डील करता है। अब अगर आपने 11th को ही बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, अब जैसे वेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा होता है 11th में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको समझना, उसके कंपोनेंट्स निकालना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना, उसका डायरेक्शन निकालना। अब वही चीज कहीं आपको 12th में सिखाई नहीं गई है अलग से, यानी क्लास 12th में अलग से वेक्टर को चैप्टर नहीं है कि जिसके अंदर आपको पूरे वेक्टर्स डिटेल में सिखाए जाएंगे। बट आपने वेक्टर कहाँ पढ़ा था? 11th में। तो अगर आपका 11th ही वीक है तो आपको 12th के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर, क्योंकि अभी सेशन शुरू हो रखा है तो बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में डर लग रहा होगा उन्हीं 2 चैप्टर में, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस निकालनी है आपको, है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि बच्चे ने आपको बताया कि 11th से ही उसने अपनी फाउंडेशन पे काम किया। तो अगर किसी बच्चे का 12th अभी वीक है मान लो, और उसने 11th में अपना फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं किया है, तो ऑब्वियसली 12th में दिक्कत आ रहा होगा, इनिशियल फेज में उसे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन भी फेस करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या एडवाइस देनी चाहिए बच्चे को जिसने 11th अच्छे से नहीं किया, बट अब उसे 12th में थोड़ा सा वो कहते हैं ना आत्मज्ञान हो गया कि मुझे अब कुछ करना है, तो हाउ कैन ही डू दैट?
लाइक मैं तो यही बोलूंगा कि जैसे तुम्हारा 12th स्टार्ट हुआ है तो उससे पहले जो फ्री टाइम मिलता है 11th 12th के बीच में, उसमें या तो तुम पहले का 11th का रिवाइज कर लो, जिससे तुम्हें हेल्प होगी, वरना ब्लूमिंग माइंड्स में जो फैकल्टी है वो स्टार्टिंग के डेज में 10-15 डेज में वेक्टर्स, जैसे सर ने बोला, बहुत ही टफ चैप्टर है 11th का, वो रिवाइज करा ही देते हैं। एक्चुअली अभी ब्लूमिंग माइंड्स में तो चल ही रहा है वेक्टर्स, यस, है ना। तो आप सभी लोग अगर वेक्टर्स पढ़ना चाहें तो आप इंस्टीट्यूट आ सकते हो। क्लास 12 के स्टार्टिंग से पहले आपको वेक्टर्स में पूरी डिटेल में पढ़ाया भी जा रहा है, वेक्टर्स चल भी रहा है ना। हाँ, बाकी बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से आप बता सकते हैं, थोड़ा आप इस बारे में बताइए कि क्या और प्रॉब्लम्स आती है इसमें बच्चों को। सर प्रॉब्लम तो एक सब्जेक्ट में तभी बनती है कि जब बेसिक्स की क्लास चलती हो, सबसे सीरियस ना ले, तो एडवांस कॉन्सेप्ट का तो चांस ही नहीं है ताकि समझ आए। सही बात है। हाँ। तो शुरू में क्या होता है ना कि जब बच्चे नए नए आते हैं क्लास में, तो आसपास देखते हैं नई क्लास है, अभी अभी आए हैं, तो ज्यादा पढ़ाई में ध्यान रहता नहीं है कि अभी शुरू ही हुआ है, तो अभी क्या होगा। तो आगे जाके इसीलिए बच्चों को अलग अलग चैप्टर जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, जितने भी टॉपिक्स है सब में दिक्कत आनी है। हाँ, मैं बच्चों को क्लास में ही बोलता हूँ दैट फिजिक्स इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। जो आप मैथमेटिक्स सीख रहे हो, यू हैव टू अप्लाई इन द फिजिक्स विद द कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक हो रहा है ना, वी आर कनेक्टेड लाइक अ चेन, वी आर कनेक्टेड लाइक अ सीरीज। तो अगर मैथ्स वीक हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका फिजिक्स नीचे जाती है ना, जो बायोलॉजी के बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर कोई बच्चा बायोलॉजी का भी है तो उसे भी कुछ बेसिक्स मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप देख रहे थे कि पिछले सालों तक जो फिजिक्स का पेपर था वो काफी इजी था। कुछ डेरिवेशंस याद कर लो, कुछ न्यूमेरिकल्स के पैटर्न्स को याद कर लो, तो आपके पेपर में स्कोर ठीक ठाक हो जाता था। बट इस बार आप देख लो पास होना भी मुश्किल हो गया फिजिक्स में बच्चों का। तो फिजिक्स में बच्चों का पास होना मुश्किल क्यों हुआ? जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं थे। अब लगातार वही क्वेश्चंस, वही डेरिवेशंस आते आते सीबीएसई को भी अब पता चल गया कि वी हैव टू इंप्रूव देयर एग्जामिनेशन लेवल। ऑब्वियसली कोई भी कमीशन तो चाहेगी कि उसकी रेपुटेशन मेंटेन रहे। अब हर चीज जो है इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल है, तो एग्जामिनर चाहेगा कि बच्चे को एक लेवल ऑफ नॉलेज हो। और वही बात फिर हम वहीं पे घूम के आगे कि अगर एक लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए तो यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स, है ना। तो ये तो रहा फिजिक्स का। तो आपके फिजिक्स में कितना स्कोर हुआ था 12th में? सर फिजिक्स में मेरे थे 95%। 95 इज ग्रेट स्कोर, वेरी गुड स्कोर। और याद रखना अगर फिजिक्स में 100 में से 95 मार्क्स ला रहे हो तो कहीं ना कहीं बेसिक स्कोर है, बेसिक स्ट्रॉन्ग है। और याद रखना बेटा, देखो बच्चे कहते हैं कि परसेंटेज या नंबर्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद कह रहा हूँ नंबर एक तरीका होता है कि आपने 4 चीजें याद कर ली, आप 70-60 स्कोर कर लोगे। लेकिन इफ यू आर क्रॉसिंग द ब्रैकेट ऑफ 85, 83, 82 या 80 से ऊपर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर आपके वही बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर 80% तो इजी ही होता है, उसके बाद जो 20 स्कोर करना होता है ना, वहीं पे चैलेंज होता है, वहीं पे बच्चा फंसता है। तो अगर आपको फिजिक्स में कमांड करनी है तो कहीं ना कहीं अभी से आपको 11th के बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। और अगर आपको उनको 11th के बेसिक्स को सीखना है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको 12th से पहले 11th के बेसिक्स भी करवाया जाए। ठीक है, आप अपने बारे में बताइए बच्चे, थोड़ा सा आपका क्या स्कोर रहा था फिजिक्स में और आपने किस तरीके से फिजिक्स को अपना इम्प्रूव किया? सर फिजिक्स में तो मेरे 83 है, हाँ फिजिक्स में 83, केमिस्ट्री में 84, मैथ्स में 87। ठीक है। तो मेरे साथ ये हुआ कि जब जनवरी फरवरी का महीना चल रहा था, बोर्ड शुरू होने वाले थे, तब मेरे को भी थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था कि यार मैंने फिजिक्स करी नहीं है अच्छे से, पूरे साल मैंने मतलब रिवाइज नहीं किया टाइम टू टाइम। तो मैंने भी शुरू में वही किया जो आजकल ट्रेंडिंग है कि मैंने वन शॉट्स पढ़ी। ओके, वन शॉट्स ही बहुत चल रहा है। वन शॉट्स की बस एक बार वन शॉट्स पढ़ लो तो वहां से काम हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, एक किसी भी चैप्टर को अगर आपको रेडी करना है तो कम से कम 100 से 150 न्यूमेरिकल्स किए बिना तो चैप्टर आधा अधूरा लगता है। जी। सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि वन शॉट्स आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे? हाँ, वन शॉट्स तब कामयाब है जब एग्जाम से 10 दिन बचे हैं और आपको क्विक रिवीजन करना है, तो वन शॉट्स आर मोस्ट हेल्पफुल एट दैट टाइम। लेकिन बच्चे जो आपने गलती करी दिसंबर जनवरी फरवरी में सिर्फ वन शॉट सीखना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या आपको जो है ड्रॉबैक फेस करना पड़ा? आप कुछ बता सकते हो? हाँ सर, जैसे मैंने किसी भी एक चैप्टर का फिजिक्स में वन शॉट देखा, हाँ। और फिर स्कूल में कोचिंग में दोनों का रिवीजन तो शुरू हो ही गए, वहाँ पे क्वेश्चन है तो मैंने देखा कि वन शॉट करिए, मैंने कहा क्वेश्चन अब भी नहीं हो रहे। यस, बिकॉज देखो होता क्या आजकल ऑनलाइन का समय आ चुका है, तो बच्चे के पास अगर डिवाइस है तो उसे लगता है कि उसे चीजें आ गई। ही जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द टीचर इज डूइंग, ही इज नॉट अप्लाइंग इट बाय हिमसेल्फ। तो जब तक वो खुद नहीं करेगा किसी चीज को, अगर मैं बाइक मैकेनिक के पास जाता हूँ, उसे बाइक रिपेयर करते हुए देखता हूँ, तो मैंने मान लो सब कुछ सीख लिया कि कैसे वो टायर चेंज कर रहा है। दिख गया ना मेरे को, उसने चेन स्पॉकेट ओपन किया, टायर लगाया, नट कसा, दोबारा चेन लगाई, बन गया। बट अगर उसे करने जाओगे तो वही सेम काम आपसे होगा ही नहीं।
या तो चेन ढीली हो जाएगी, या तो टायर सही पोजिशनिंग में नहीं रुकेगा, या आधे किलोमीटर जाके वो आदमी गिर जाएगा, मर जाएगा तुम्हारी वजह से। समझ रहे हो ना बात? तो गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? यू आर नॉट अप्लाइंग, और यही गलती हुई आपसे, है ना? तो जो छोटा सा जो मार्जिनल गैप हो गया, तो आप क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को इस चीज में? सर इस चीज का तो यही रहता है कि मैं भी जब शुरू में वन शॉट सर्च करता था तो मेरे को लगता था वन शॉट देख लूंगा तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक। हाँ, तो किसी भी चैप्टर का नाम सर्च किया मैंने और दिखता था कि ये सबसे छोटी वीडियो में ये देख लेता हूँ, इससे जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हाँ। तो एक्चुअली वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। पढ़ के लगता है कि हाँ सब हो गया, लेकिन होता नहीं है। तो फिर मैं डिटेल वन शॉट्स की तरफ शिफ्ट हुआ, जो मतलब 2-3 घंटे के वन शॉट्स थे, उनको पढ़ा, साथ में बुक खोली और क्वेश्चन भी किया साथ साथ डीवाई उसकी। तब एक वन शॉट के बाद लगा मेरे को कि हाँ मेरा चैप्टर फिर भी पहले से अच्छा खासा है। बाकी हमारी कोचिंग्स में आपको जो सीट्स मिली थी, आपने उनको कितनी बार लगाया और वो कितनी हेल्पफुल रही आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू? सर शीट्स में ये तो मैं बात मानता हूँ कि जो जो क्वेश्चन आए थे उनको प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में अपने आप हाथ चलने लगा, क्योंकि बहुत पूरे साल में कोई प्रैक्टिस नहीं करी। टेस्ट वगैरह आए थे तो उसमें जो हैंडबिट क्वेश्चन रहते हैं सर के, सर जो हैंडबिट करते हैं क्वेश्चन हाँ। देखने को मिलते हैं, बस वो क्वेश्चन है उसके जैसे क्वेश्चन, तो उनको प्रैक्टिस करके भी हेल्प ही हुआ। अच्छा बेटा, आप मुझे बताइए कि मैथ्स में इस बार कैसा रहा? क्या आपको मैथ्स इस बार टफ लगा, या कंपैरेटिवली आपको इस बार पिछले साल से इजी लगा? मतलब आपको मैथ्स के बारे में थोड़ा सा बच्चों को समझाना है तो मैथ्स में कैसे बूस्ट करेंगे? सर सो जो इस बार मैथ्स का पेपर था, मेरे हिसाब से तो वो सर टफ, अच्छा क्योंकि बिलोंगिंग टू आईएससी बोर्ड हमारा एक फिक्स पैटर्न होता है अच्छा कि 6 मार्क का क्वेश्चन होगा, वो मैक्सिमम मिनिमम से आएगा, हाँ। इंटीग्रेशन से आएगा। अच्छा, वो पैटर्न तो फिक्स रहेगा। हाँ। बिल्कुल सही कहा, एक पैटर्न रहता है जो फिक्स ही रहता है। इस बार उन्होंने क्या किया एग्जामिनेशंस में कि उन्होंने पैटर्न ही बदल दिया है। 6 मार्क का मैक्सिमम मिनिमम है, वहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का उन्होंने क्वेश्चन डाल दिए थे, जिसकी वजह से नॉट ओनली मी बट आई थिंक मोस्टली सभी आईएससी बोर्ड स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो बस यही था। ये बहुत ये मेरा बहुत जरूरी रहता है, हर बार ये हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो सिर्फ ये मत समझना कि ये पैटर्न दिया तो इसी से काम चलेगा। आपको हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। हाँ, वो बात अलग है कि जब एग्जाम्स आने वाले 1-2 महीने पहले हैं, तब आप 2 चैप्टर ज्यादा वेटेज का उसको कर लो, लेकिन आपके पास अभी तो पूरा साल है ना, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी चैप्टर्स, है ना? और अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो क्लास करेंगी है ब्लूमिंग माइंड्स, वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपने कोचिंग करी थी और नो डाउट आपको बहुत अच्छा स्कोर है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप बच्चों को क्या रिकमेंड करोगे, देहरादून के जो बच्चे हैं उनको क्या रिकमेंड करोगे ब्लूमिंग माइंड्स के बारे में? और आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं यहाँ पे, आप जितने बच्चे आपको देख रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि क्या फायदा है कोचिंग्स का और कैसे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिली इससे। तो आप बच्चों को इस बारे में शेयर कर सकते हैं। तो मेरा तो बहुत ही एक बेसिक प्रिंसिपल है ब्लूमिंग माइंड्स के रिलेटेड कि जो भी यहाँ पे आएगा मोस्टली सक्सेसफुली होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, वो अगर मेरे को कोई भी डाउट होता, कोई माइन्यूट सा भी डाउट होता है, तो उसे इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते थे कि मतलब एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप कभी भी अपनी लाइफ में किसी लो फेज में थे तो ब्लूमिंग माइंड्स की फैकल्टीज एंड टीचर्स ने आपको हमेशा मोटिवेट किया है और गाइड ही किया है कि आप एक्सीलेंस तक पहुंच ही जाओ। तो आई थिंक ये चीजें बहुत जरूरी होती है अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज, क्योंकि इस पूरे लंबे फेज में, पूरे साल भर के फेज में जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है और एक ऐसी एक जहाँ पे डाइवर्जन बहुत है, माइंड डिस्टर्बेंस बहुत है, तो वहाँ पे अगर ये सारे जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं वो ना मिले बच्चे को, तो वो कहीं ना कहीं स्कैटर्ड हो जाता है। तो बहुत सुंदर बात बोली इनने, यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज रहते हैं वो बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, ये सारी चीजें मदद करती है उनकी, जितना भी आपको मोटिवेशन बोल सकते हो आप, या उनको जो छोटे छोटे माइन्यूट से डाउट्स हैं तो उनको अलग से बैठा के सॉल्व करवाना, जिससे बच्चे को लगता है कि अगर मुझे स्पेशल अटेंशन दी जा रही है तो कहीं ना कहीं वो घर जाके ये एफर्ट्स करता है अपने। तो जो छोटे छोटे एफर्ट्स जो होते हैं, जिससे फोन से घड़ा बढ़ता है, सागर बढ़ता है, वैसे फिर आपका रिजल्ट भी इंप्रूव करता है। बट आप क्या कहेंगे ब्लूमिंग माइंड्स के बारे में? व्हाट आर योर ओपिनियन अबाउट ब्लूमिंग माइंड्स? व्हाट आर यू सजेस्टिंग टू योर यंगर जनरेशन? बिकॉज़ आपकी बात से दे विल गेट कन्विंस्ड और वो फिर अपना एक सही डिसीजन निकालते हैं। कि बहुत सारी कोचिंग्स है जहाँ पे बच्चा ज्वाइन तो कर रहा है पर उसका समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी। तो पैसा तो दोबारा आ सकता है, बट व्हाट अबाउट इट? आज आपका रिजल्ट सही है, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज नाउ, यू आर सेटल्ड, यू नो दैट अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ से अपना आगे रास्ता खोल सकता हूँ। बट जो बच्चे ने साथ में अपना मनी भी वेस्ट कर दिया, टाइम भी वेस्ट कर दिया, तो ऐसा ना हो कि कोई न्यू बच्चा अभी गलत जगह चला गया या उसको कुछ इश्यूज आते हैं, तो आप बताइए कि आप कैसे क्या रिकमेंड करना चाहोगे? सर
जो भी एक बच्चा होता है उसने जब पढ़ना शुरू करना होता है तब वो बहुत जल्दी अपने आप को जज करने लग जाता है कि यार ये मुझे पहली बार पढ़ के नहीं आया कि शायद मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं होगा। तो स्कूल में पढ़ता है, फिर बच्चा कोचिंग में पढ़ता है, खुद से पढ़ता है, उसको पता चलता है अपने बारे में कि कैसा पढ़ रहा हूँ मैं, सही क्या स्टेट है। सही बात, बिल्कुल एग्जैक्ट जो बात है। तो चाहे बच्चा किसी भी कोचिंग में जाए पर बच्चे को खुद पता होना चाहिए कि कितना कर सकता है वो खुद से। अक्सर जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं किसी यहाँ कोचिंग में नहीं होता हाँ। तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल जीरो कंसिस्टेंसी रहती, क्योंकि मैं भी वही हूँ जो लास्ट दिन पढ़ते हैं एग्जाम से पहले। हाँ। स्कूल में मेरा पिछले 3-4 साल से वही सिस्टम, हाँ वो बहुत बुरी चीज थी और ये मेरे को 11th में जाके रियलाइज हुई थी। तो 12th में मैंने इस पे काम किया और इसीलिए मैं ये सीखा कंसिस्टेंसी बहुत मैटर। मेन चीज क्या होती है ना, हमारा काम होता है बच्चों को डायरेक्शन देना। वी आर ओनली द पाथ फाइंडर, है ना। हम आपका रास्ता ढूंढ के आपको ग्राम में चला रहे हैं। चलना तो आपको ही पड़ेगा, अल्टीमेटली हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, बट इस हार्ड वर्क को किस डायरेक्शन में करना है, कैसे करना है, आपका सही राह क्या है, वो एक टीचर आपको समझा सकता है। जी है ना। तो ये चीज रहेगी। आगे आप लोग क्या प्लान है, आगे फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा बताइए ना। सर मैं तो बीटेक परस्यू करने की सोच रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। Yes. सर मैंने भी बीटेक करने सीएस में मैंने कोर करना। सो बेस्ट ऑफ लक आप सभी, आप तीनों बच्चों को। और मैं आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया, आपने बहुत ही कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करी। और जितने भी नए जनरेशन है मैं उनसे भी बोलूंगा कि आप भी इस पोजीशन में पहुंच सकते हैं। और बेटा यहाँ पे आने के बाद ना अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपकी 12th में परसेंटेज ही कम है, देखो परसेंटेज कम है इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी है, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि परसेंटेज इज द मिरर ऑफ, जो आपको दिखा रही है कि आपने सच में पढ़ाई नहीं करी। और पढ़ोगे तो परसेंटेज आएगी, परसेंटेज आएगी तो यू हैव देन अपॉर्चुनिटी आल्सो, ठीक है ना। तो इसी पॉडकास्ट, इसी इंटरव्यू को यहाँ पे खत्म करते हैं। जिस किसी का भी कोई डाउट होगा नीचे दिए गए नंबर में आप मैं कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट टॉपर टॉक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ये तो लाइफ